Okay. Now I was discussing about the enzyme, and enzyme's chemical nature is protein. Only one enzyme which is not protein, and that is the lysozyme, which is nucleic acid by nature. So basically, when we have, what about the proteins? Usually, synthesis of protein whatsoever happening inside your cells, आपकी सेल के अंदर जब प्रोटीन सिंथेसिस होती है, that is from DNA. DNA to RNA. ये फर्स्ट प्रोसेस होती है विच इज इनसाइड न्यूक्लियस. So inside nucleus you have DNA which is going to be converted into RNA. Now these RNA will move out of the nucleus. न्यूक्लियस से वो बाहर निकलेगा, राइट, और जाएगा राइबोसोम के ऊपर. अब राइबोसोम के ऊपर उसमें जो प्रोसेस होने वाली है वो होगा RNA2 प्रोटीन. तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ व्यू. ये होगा साइटोप्लाज्म के अंदर. साइटोप्लाज्म में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम है, एंड ये राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं. ये आपको चैप्टर नंबर 8 के अंदर सिखाया गया है. ओके, अब ये जो प्रोटीन बनने वाला है राइबोसोम के ऊपर, इसको मैं बोल रहा हूं प्राइमरी प्रोटीन, राइट. इसको मैं बोल रहा हूं प्राइमरी प्रोटीन. ये मैंने इसी चैप्टर में समझाया है व्हेन वी वर डिस्कसिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ प्रोटीन, स्ट्रक्चरल टाइप, प्राइमरी प्रोटीन, सेकेंडरी प्रोटीन, टर्सरी प्रोटीन एंड क्वाटरनरी प्रोटीन. ये 4 टाइप के प्रोटीन की जब हमने बात की थी, तब हमने ये समझा था कि जब आरएनए में से डीएनए बनता है, आरएनए में से प्रोटीन बनता है जब राइबोसोम्स के ऊपर, तो वो जो सबसे पहला प्रोटीन बनेगा उसको मैं बोलूंगा प्राइमरी प्रोटीन. यूजुअली जब ये होता है कि जब प्राइमरी प्रोटीन बनता है, पॉइंट टू बी रिमेंबर्ड, ये याद रखना है, ये प्रोटीन यूजुअली इनएक्टिव होता है. ये प्रोटीन यूजुअली इनएक्टिव होता है, वो काम नहीं कर सकता है प्राइमरी प्रोटीन. ये भी मैंने एक बार बोला है आपको जब मैंने बोला था आपको अबाउट प्राइमरी प्रोटीन. अगर उसको फंक्शनल होना है तो उसको कन्वर्ट होना पड़ेगा आइदर सेकेंडरी प्रोटीन में, या तो टर्शरी प्रोटीन के अंदर, और या तो क्वाटरनरी प्रोटीन के अंदर. और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है कन्वर्जन ऑफ प्राइमरी प्रोटीन दैट इज इनएक्टिव प्रोटीन टू आइदर सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाटरनरी दैट इज एक्टिव प्रोटीन. इनएक्टिव में से एक्टिव बनाने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बराबर है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी गोल्जी कॉम्प्लेक्स की है. गोल्गी कॉम्प्लेक्स, इफ यू रिमेंबर द नेम ऑफ द ऑर्गेनल ऑफ योर साइटोप्लाज्म, आपके साइटोप्लाज्म के अंदर गोल्गी काई होती है, गोल्गी बॉडी होती है. वो गोल्गी बॉडी कन्वर्ट करती है इन ये जो इनएक्टिव प्रोटीन है उसको एक्टिव प्रोटीन के अंदर. तो ये एक मैकेनिज्म है जो यूजुअली प्रोटीन्स के साथ एसोसिएटेड है, कि प्रोटीन यूजुअली जब बनता है तो इनएक्टिव होता है, और जब उसको एक्टिव बनाना है तो उसकी प्रोसेसिंग करनी पड़ती है. रेडी, थम्स अप. ऑलराइट, सेम फिनोमेना इज एप्लीकेबल विथ द एंजाइम्स, क्योंकि एंजाइम भी प्रोटीन ही है. अब यही फिनोमेना का यूज करूंगा मैं. देखिए, दीज आर मतलब मैं अभी बात कर रहा हूं कोफैक्टर्स की. कोफैक्टर्स क्या है इसकी बात कर रहा हूं मैं. कोफैक्टर जो होते हैं, कोफैक्टर्स जो होते हैं
वो है नॉन प्रोटीन कंस्टिट्यूएंट। नॉन प्रोटीन, वो प्रोटीन नहीं है, राइट, वो प्रोटीन नहीं है, बट दे बाउंड टू द एंजाइम, वो एंजाइम के साथ बाइंड होते हैं। कोफैक्टर जो प्रोटीन नहीं है वो प्रोटीन के साथ बाइंड होने हैं टू मेक द एंजाइम कैटालिटिकली एक्टिव। अगर मुझे एंजाइम को एक्टिव बनाना है तो मुझे एंजाइम के साथ कोफैक्टर को अटैच करना पड़ेगा। दैट्स व्हाट द आउटकम। तो कोफैक्टर्स ऐसी चीज है जो प्रोटीन नहीं है, लेकिन उसको एंजाइम के साथ ज्वाइंट होना है। अगर एंजाइम को एक्टिव होना है तो इसका प्योरली मीनिंग यह है कि एंजाइम जब बनता है, मेजॉरिटी ऑफ द एंजाइम्स विच आर गेटिंग सिंथेसाइज, जब वो बनते हैं तब इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। कैसे होते हैं? इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। जब कोफैक्टर उसके साथ ज्वाइन होता है तब वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। तो ये आपको ये पहला पार्ट जो दिख रहा है, ये राइट, ये है इनएक्टिव एंजाइम, और ये जो है सेकंड पार्ट, ये है उसका कोफैक्टर। ये कोफैक्टर इसके साथ यहां पे ज्वाइंट होगा, उसके बाद ही ये एंजाइम जो है वो पूरा एक्टिव होने वाला है, अदरवाइज वो एक्टिव नहीं होगा। ओके, तो एक्टिव एंजाइम उसको मैं बोलूंगा होलो एंजाइम। होलो मतलब कंप्लीटली और फुल्ली प्रिपेयर्ड एंजाइम। होलो मींस फुल, तो ये कंप्लीटली या तो फुल एंजाइम है जो एक्टिव है। तो वो कंपोनेंट जिसको मैं एक्टिव एंजाइम बोलता हूं, उसके लिए टेक्निकल टर्मिनोलॉजी जो हमें यूज करनी है, दैट इज कॉल्ड होलो एंजाइम। अगर होलो एंजाइम में ये कोफैक्टर बाउंड नहीं है, मींस अलग है, तो ये इनएक्टिव प्रोटीन जो है, इनएक्टिव प्रोटीन, इसको हम बोलेंगे एपो एंजाइम। तो एपो एंजाइम, कोफैक्टर, ये दोनों अलग होते हैं। जब ये दोनों अलग होते हैं तब एंजाइम इनएक्टिव होता है। जब एपो एंजाइम के साथ कोफैक्टर अटैच हो जाएगा तब वो कहलाएगा होलो एंजाइम। तो कोफैक्टर प्लस एपो एंजाइम इज इक्वल टू होलो एंजाइम। एपो एंजाइम इज इनएक्टिव enzyme and holo enzyme is active enzyme. So that's what very important terminologies which are getting associated with the cofactor, right? Okay, when you remove the cofactor again from holo enzyme, अगर ये holo enzyme में से मैं cofactor को निकाल देता हूं, again the enzyme will be inactivated. फिर से एक एंजाइम जो है वो इनएक्टिव हो जाएगा। Understood? Right? Thumbs up. All right. Okay. So I got apo enzyme. I got cofactor, and I can make holo enzyme. So apo enzyme is inactive and holo enzyme is active enzyme. Okay. With reference to now this cofactor which is non-protein part, वो प्रोटीन नहीं है, right? It can be categorized into two subcategories. इसके दो टाइप हो सकते हैं. Cofactor can be divided into two categories. या तो वो कोफैक्टर ऑर्गेनिक सब्सटेंस हो सकते हैं, या तो वो कोफैक्टर इनऑर्गेनिक हो सकते हैं.
ओके, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट ऑर्गेनिक, वहां पे फर्दर डिवीजन होगा दो सब टाइप में। या तो ये टाइटली बाइंड होंगे, टाइटली बाइंड, या तो ये लूजली बाइंड होंगे। अगर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है तो या तो वो उसके साथ टाइटली बाउंड होगा या तो लूजली बाउंड होगा। सही, फॉर एग्जांपल टाइटली बाउंड है तो उसका नाम है प्रोस्थेटिक ग्रुप। अगर वो टाइटली बाउंड है उसको मैं बोलूंगा फर्स्ट प्रोस्थेटिक ग्रुप। तो हियर कोफैक्टर इज प्रोस्थेटिक ग्रुप। ओके, अगर मैं डिफाइन करूं प्रोस्थेटिक ग्रुप को विथ दिस रिगार्ड, प्रोस्थेटिक ग्रुप आर कोफैक्टर which is organic substance and getting tightly bound with apoenzyme. Ready? Thumbs up. All right. Second, अगर वो loosely bound है तो मैं उसको बोलने वाला हूं second type, that is coenzyme. उसको मैं बोलूंगा coenzymes. ओके, मुझे डिफाइन करना है अगर कोएंजाइम में किसको बोलूंगा। दे आर द कोफैक्टर्स विच आर बाइंडिंग टू एपोएंजाइम लूजली एंड दे आर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। सो द ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस एज ए कोफैक्टर बाउंड टू एपोएंजाइम लूजली, देन दे आर कॉल्ड एज कोएंजाइम। रेडी? और अगर वो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है तो वहां पे डिवीजन नहीं है, ओनली सिंगल थर्ड टाइप, वो है मेटल आयन। स्ट्रेट वे मेटल आयंस विच आर फाउंड इन दी सॉइल, इनटू दी सॉइल सॉल्यूशन। सॉइल के अंदर जो पानी है, पानी के अंदर जो होते हैं मेटेलिक आयन, सीधा वो आयंस प्लांट्स के अंदर, प्लांट्स में से आपके बॉडी के अंदर जो आते हैं इनऑर्गेनिक आयोन्स। तो ये तीन टाइप के कोफैक्टर होंगे। रेडी? सो देयर आर थ्री काइंड ऑफ कोफैक्टर्स। एक कोफैक्टर का नाम है प्रोस्थेटिक ग्रुप, एक कोफैक्टर का नाम है कोएंजाइम एंड तीसरे नंबर का कोफैक्टर का नाम है मेटल आयोन्स। So that's what they have straightway given here. The way types of cofactor. Cofactor number 1 is called prosthetic group. Cofactor number 2 is coenzymes and cofactor number 3 is metal ions. But वो क्यों ऐसे है वो already we have defined them. Why they are called prosthetic group, why they are called coenzyme, and what is meaning of metal ions. चलिए, first one, the prosthetic group. So as we have discussed earlier, they are organic. वो कैसे है? Organic है and they are tightly bound to apoenzyme. वही हमने डिफाइन किया था जब हमने समझा था इसको प्रोस्थेटिक ग्रुप को, राइट? उसका एक एग्जाम्पल यहां पे सेट किया है जो दिया है आपको हीमोग्लोबिन में, राइट? हीमोग्लोबिन में जो हिम आता है, सेम हिम का आयोन है ये, हिम आयोन। वो आपको मिलता है पेरोक्सीडेज में, एंड वही सेम हिम आपको मिलता है कैटेलेज में। पेरोक्सीडेज एंड कैटेलेज ये दो एंजाइम्स के नाम है। आई रिपीट, जो यहां पे पेरोक्सीडेज दिया गया है, जो यहां पे कैटेलेज दिया गया है, ये पेरोक्सीडेज है, ये कैटेलेज है, ये दोनों एंजाइम्स के नाम है। वहां पे उसके स्ट्रक्चर के अंदर आपको हीमोग्लोबिन का जो हिम होता है, सेम हिम आपको यहां पे मिलता है।
तो वो हिम यहां पे कोफैक्टर है जो टाइटली बाइंड होता है, इसलिए हम उसको बोलेंगे प्रोस्थेटिक ग्रुप। क्या बोलेंगे हम उसको? सो हिम इज फाउंड टू बी प्रोस्थेटिक ग्रुप फॉर टू एंजाइम्स। एक एंजाइम का नाम है पेरोक्सीडेज और एक एंजाइम का नाम है कैटेलेज। ओके, नाउ एक रेफरेंस दे रहा हूं आपको, एक एड्रेस दे रहा हूं। चैप्टर नंबर 8, राइट, चैप्टर नंबर 8, न्यूक्लियस लास्ट पॉइंट है। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाद माइक्रोबॉडीज करके एक लास्ट 2 लाइन का एक टॉपिक दिया है, माइक्रोबॉडीज। किसी को याद है माइक्रोबॉडीज? माइक्रोबॉडीज, यस, पेरोक्सिसोम, उसका एग्जाम्पल है पेरोक्सिसोम। वो पेरोक्सिसोम आपको आपकी बुक की डायग्राम, प्लांट सेल की डायग्राम एंड एनिमल सेल की डायग्राम जो है, स्टैंडर्ड डायग्राम दोनों की, उसके अंदर आपको लोकेटेड मिल जाएंगे पेरोक्सिसोम, राइट। वो ऑर्गेनल है, एक स्पेशलाइज्ड माइक्रोबॉडी टाइप की ऑर्गेनल है, उसके अंदर ये दोनों पाए जाते हैं, पेरोक्सीडेज एंड कैटेलेज। इसका मैं लोकेशन दे रहा हूं, ये कहां पे मिलेंगे। ये दोनों आपकी बॉडी के सेल के अंदर पाए जाने वाली पेरोक्सीडेज नाम की माइक्रोबॉडी के अंदर होते हैं, ऑर्गेनल के अंदर होते हैं, जहां पे वो कन्वर्जन करते हैं वाटर का हाइड्रोजन पेरोक्साइड में, राइट, या तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का वाटर में। तो दोनों के लिए एक एक है। एक है पेरोक्साइडेज जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाएगा, मींस H2 एंड O, उन दोनों को मिला के H2O2 बना देगा। एक है कैटेलेज, वो दोनों को ब्रेक डाउन करता है, वाटर मॉलिक्यूल एंड ऑक्सीजन को अलग कर देगा, राइट। तो ये दोनों H2O2 में से वाटर एंड O2 बनाने के लिए यूज होते हैं पेरोक्सीडेज नाम की ऑर्गेनेल के अंदर, जो प्लांट सेल में भी होती है और एनिमल सेल में भी होती है। यू आर सपोज टू रिमेंबर दीज वेरी केयरफुली, आपको ये याद रखना पड़ेगा। ओके, नाउ कम्स सेकंड, कोएंजाइम, प्रोस्थेटिक ग्रुप, एक जो टाइटली बाउंड है और कोएंजाइम जो है लूजली बाउंड है। अगेन दे आर ऑर्गेनिक बट ट्रांजिएंट बाउंड ऐसा लिखा है, ट्रांजिएंट बाइंडिंग ऐसा लिखा। ट्रांजिएंट मतलब इजीली जो बन भी जाए और इजीली जो टूट भी जाए, मतलब लूजली पैक्ड, राइट। सो मैंने जो आपको लूजली पैक्ड सिखाया है वो कॉमन नाउन है, सामान्य नाम है, और ट्रांजिएंट बाइंडिंग केमिकली टेक्निकल नाम है उसका। ट्रांजिएंट बाइंडिंग जो इजीली ब्रेकडाउन भी होता है, इजीली फॉर्म भी होता है, राइट। तो ट्रांजिएंट बाइंडिंग होता है। Many coenzyme contain vitamins. Vitamins. Ready? Okay. Standard 6. Nutrients नाम का एक टॉपिक आता होगा शायद 6 and 7 में, कि आपके फूड के अंदर से आपको काफी सारे अलग अलग टाइप के न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। उसमें विटामिन एंड मिनरल्स ऐसे 2 कंपोनेंट्स थे, जहां पे आपको समझाया गया था विटामिन एंड मिनरल्स के सोर्सेस होते हैं यूजुअली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, राइट। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में से आपको विटामिन एंड मिनरल्स मिलते हैं, ऐसा आपको सिखाया गया होगा अर्लियर इनटू द स्टैंडर्ड्स। तो विटामिन एंड मिनरल्स का रोल क्या है आपकी बॉडी के अंदर, वो आज समझाया गया है अभी। Majority of the vitamins are cofactors. Majority of the vitamin in your body is acting as cofactor. Cofactor मतलब वो एंजाइम को एक्टिवेट करता है, मतलब आपके मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं विटामिन्स। विटामिन्स के काफी सारे नाम आपको शायद पता भी होगा, विटामिन ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, के है, एटसेट्रा, राइट। तो काफी सारे विटामिन है जिसका नाम शायद आपको पता हो या ना हो, लेकिन दे आर इंपॉर्टेंट टू कंट्रोल मेटाबॉलिक एक्टिविटी।
कैसे कंट्रोल करते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटी को? दे आर एक्टिंग एज ए कोफैक्टर, वो एज ए कोफैक्टर यूज होते हैं और एंजाइम्स को एक्टिव बनाते हैं, राइट? ओके, एग्जाम्पल यहां पे एक दो दो एग्जाम्पल दिए गए हैं, NAD एंड NADP, ये दो मोलिक्यूल्स है जो कोफैक्टर बनते हैं, को एंजाइम बनते हैं। NAD निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, ऐसा उसका फुल फॉर्म है। बाद में दूसरा है NADP, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइ न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, ये उसका दूसरे का नाम है। NAD एंड NADP, ये दोनों के अंदर एक विटामिन होता है जिसका नाम है निएसिन। ये निएसिन जो है वो विटामिन है, विटामिन का ये नाम है निएसिन। तो इसके अंदर निएसिन होता है। निएसिन इज अ विटामिन विच इज फाउंड इन एज अ कोएंजाइम। निएसिन कोएंजाइम है जो विटामिन है, ये NAD और NADP में पाया जाता है जो कोफ एंजाइम है। ये कोएंजाइम है दोनों, और निएसिन उसका कंपोनेंट है। अंडरस्टूड? सो NAD NADP आर द मोलिक्यूल जो एज एपो एंजाइम काम करेंगे। निएसिन उसके साथ ज्वाइंट होगा तो वो एक्टिव कोफैक्टर हो जाएंगे, एक्टिव को एंजाइम हो जाएंगे ये दो, राइट? तो इसके साथ निएसिन ज्वाइंट होगा तो ये एक्टिव हो जाएगा, अगर इसके साथ निएसिन ज्वाइंट होगा तो ये भी एक्टिव हो जाएगा। तो NAD या NADP को अगर एक्टिव बनाना है तो वहां पे निएसिन यूज करना पड़ेगा। एंड लास्ट, मेटल आयंस, मिनरल्स एंड विटामिन। सो विटामिन के बारे में थोड़ा, अब मिनरल्स आ गए। ये मिनरल आयंस है। मेटल आयन मतलब मिनरल आयंस। तो दे फॉर्म कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। अब डेफिनेटली मेटल है तो वो इनऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक नहीं होगा, ये इनऑर्गेनिक है। बट दे फाउंड टू बी और दे फाउंड टू फॉर्म कोऑर्डिनेशन बॉन्ड विथ साइड चेन एट एक्टिव साइट and one or more coordination bond with the substrate, right? One or more coordinated bond बनाएंगे। coordinated bond strong ही होता है, वो soft bond नहीं है, वो hard bond है, मजबूत bond है वो। एग्जाम्पल यहां भी दिया गया है जिंक का। जिंक इज अ कोफैक्टर ऑफ कार्बोक्सी पेप्टिडेज एंजाइम। एंजाइम का नाम है कार्बोक्सी पेप्टिडेज, और मेटल आयन की जो कोफैक्टर बनेगा वो है जिंक। तो ये एक एग्जांपल यहां पे आपको मेटल आयन एज अ कोफैक्टर का दिया गया है। रेडी? सो दिस इज द जिंक, एंड ये जो बाहर का एपो एंजाइम आपको दिख रहा है दैट इज कार्बोक्सी पेप्टिडेज एंजाइम। तो दैट्स वेयर वी आर एंडिंग द चैप्टर हियर। Chapter number 9 we are ending, and we may start with chapter number chapter number 2. Okay. Chapter number 2, biological classification. Right. Okay. Classification, first of all. इसका सिंपलेस्ट मीनिंग होता है मेक क्लासेस। मेक क्लासेस, दैट इज क्लासिफिकेशन, राइट? ओके, क्लासेस को अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो इट इज ग्रुप्स। ग्रुप्स। So I am dividing
the large number of substance or population into small groups. अगर मुझे ये ग्रुप को बनाना है, अगर आई वॉन्ट टू डिवाइड देम, say फॉर एग्जाम्पल आपके लिए यहां पे जो रेफरेंस लिया है क्लासिफिकेशन का वो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, राइट? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के रेफरेंस में अगर मैं बात करूं तो बायोलॉजिकल वर्ड यूज हुआ है आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, right? So you are actually making a group of living organism. तो यहां पे आपका रेफरेंस है लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हमारे सराउंडिंग के अंदर है। आपको जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आपके आसपास एनवायरनमेंट में दिखेंगे, अगर उसको स्टडी करना है, व्हाई, उसका जवाब क्यों आपको ये करना है, व्हाई यू रिक्वायर्स क्लासिफिकेशन, तो टू मेक देम स्टडी इजी, उसका स्टडी इजीली हम कर सके उसके लिए हमें उसको छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड करना पड़ेगा। से फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे आपको वेल प्रिपेयर्ड करना है कि आप अच्छे डॉक्टर बन सको, तो उसकी प्रिपरेशन शुरू होती है क्लास 1 से, जहां पे आपको ABCD ऐसा या तो 1 2 3 4 सिखाया जाता है। जैसे जैसे आप हायर स्टैंडर्ड में जाते हो, आपके सब्जेक्ट्स को, आपके सब्जेक्ट के ग्रुप को बदला जाता है। सेकंड में अलग सेट ऑफ बुक्स होती है, थर्ड में अलग सेट ऑफ बुक्स होंगी, फोर्थ में अलग सेट ऑफ बुक्स होंगी। तो ये क्लास 1, क्लास 2, लुक क्लास, you are dividing, you are making a class. So that is the classical example of classification. आपकी लाइफ खुद एक क्लासिफिकेशन का पार्ट है, राइट? कि जहां पे अलग अलग ग्रुप से जिसमें से आप पास हो रहे हो, यू आर राइट नाउ पासिंग थ्रू स्टैंडर्ड 11 क्लास, तो आप वही हियरार्की का पार्ट हो। तो हमने आपकी स्टडी को इजी करने के लिए ये क्लासिफिकेशन किया है। वैसे जैसे अगर आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करना है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करने के लिए आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म को भी छोटे या तो बड़े ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करना पड़ेगा। ये जो वैलिड प्रोसेस है टू ग्रुप देम स्टार्टिंग फ्रॉम स्मॉलेस्ट ग्रुप टू लार्जेस्ट ग्रुप, इसको मैं बोलूंगा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। रेडी? So biological classification involves making a group of living organism. Okay, अभी ग्रुप बनवाने के लिए मुझे 2 पॉइंट ऑफ व्यू को कंसीडर करना पड़ेगा अबाउट लिविंग ऑर्गेनिज्म, राइट? ओके, वो 2 पॉइंट ऑफ व्यूज किस फिनोमिना के हैं? तो वो है कैरेक्टर्स। तो व्हाट आई एम गोइंग टू कंसीडर इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, राइट? व्हाट आई एम गोइंग टू कंसीडर इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। नाउ मैंने बोला कि आपको 2 पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में स्टडी करना है विथ रेफरेंस टू कैरेक्टरिस्टिक फीचर। या तो कैरेक्टर सेम है, जो बोला जाएगा सिमिलैरिटी, या तो कैरेक्टर डिफरेंट है, इसको मैं बोलूंगा डिफरेंस। कोई 2 डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिज्म है, या तो वो सेम होंगे, सिमिलर होंगे, मींस उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर एक दूसरे के साथ ज्वाइंट हो रहे, मैच हो रहे, कनेक्ट हो रहे, सिमिलर है, राइट?
एक तरफ मैं रख रहा हूं हॉर्स, HORSE, हॉर्स को, एक बाजू में रख रहा हूं जेब्रा, ZEBRA, जेब्रा। तो दोनों में काफी सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऐसे हैं जो सेम है। रेडी हम सब? लेकिन एक बाजू में रख रहा हूं हॉर्स को और एक बाजू में रख रहा हूं लायन को। वेरी फ्यू कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो दोनों में सेम है, मेजर कैरेक्टरिस्टिक फीचर दोनों के हैं वो डिफरेंट है। रेडी? तो काफी स्पीसीज ऐसी होती है जिसमें कैरेक्टरिस्टिक फीचर सेम होती है, दैट इज कॉल्ड सिमिलैरिटी। और काफी स्पीसीज ऐसी होती है जहां पे कैरेक्टरिस्टिक फीचर एक दूसरे से अलग होती है, दैट्स कॉल्ड डिफरेंस। तो अगर मुझे ग्रुप्स में डिवाइड करना है तो उसके लिए मुझे कंसीडर करनी पड़ेगी उसकी सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस को। तो क्लासिफिकेशन को अगर मैं डिफाइन करूं तो इट इज द साइंटिफिक प्रोसेस ऑफ grouping or classifying the animals based on their similarity or differences। अगर कैरेक्टरिस्टिक फीचर सेम है, सेम टू सेम, राइट, तो वो एक ही ग्रुप में आएंगे। तो वो दो टाइप के कैरेक्टर को, दो टाइप के डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को मैं एक ग्रुप में रख सकता हूं, सेम ग्रुप में रख सकता हूं अगर कैरेक्टरिस्टिक फीचर में सिमिलैरिटी है तो। से फॉर एग्जांपल एक है क्रो, एक है स्पैरो, तो दोनों में काफी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स सेम है, तो मैं उसको एक ग्रुप में रखता हूं जिसका नाम है बर्ड्स। दोनों बर्ड्स है, राइट? थम्स अप, थम्स अप, ऑलराइट, गुड। अगर डिफरेंस है, से फॉर एग्जांपल हॉर्स है और क्रो है, तो दोनों में इतनी सारी जो है सिमिलैरिटी नहीं मिलेगी, तो वो दोनों को मेरे को अलग ग्रुप में रखना पड़ेगा, राइट? तो अगर डिफरेंसेस ज्यादा है देन दे कैन बी प्लेस्ड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। So when to place into same group and when to place into the other group, that is based on their similarity and difference. So that's what the basic information about the biological classification. But ये प्रोसेस, करंट प्रोसेस, अभी की साइंटिफिक प्रोसेस मैंने आपको एक्सप्लेन की है। इसकी हिस्ट्री स्टार्ट होती है वेरी एंशियंट टाइम से, बहुत ही एंशियंट टाइम से शुरू होती है, राइट? ही इज द फर्स्ट पर्सन नेम्ड एरिस्टोटल हु हैज स्टार्टेड समथिंग लाइक दिस। क्लासिफिकेशन का सबसे प्री हिस्टोरिक फॉर्मेट जो है वो एरिस्टोटल ने स्टार्ट किया था, राइट? सो एरिस्टोटल वाज द अर्लीएस्ट टू अटेम्प्ट मोर साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। पहले क्या था? पहले हम दो ही चीज में उसको क्लासिफाई करते थे, या तो वो यूजफुल है या तो वो यूजफुल नहीं है। तो पहले हम क्लासिफिकेशन को यूज करने के लिए, क्लासिफिकेशन को अप्लाई करने के लिए यूजफुलनेस को कंसीडर करते थे। से फॉर एग्जांपल जब प्री हिस्टोरिक टाइम था, ह्यूमन इवोल्यूशन जब स्टार्ट हो रहा था, राइट, तो ह्यूमन इवोल्यूशन उसके साथ दो चीज एसोसिएटेड है, इवोल्यूशन का इंटीग्रेटेड पार्ट है। रिमेंबर दिस। एक है एनिमल हस्बेंडरी। एनिमल हस्बेंडरी का ट्रू मीनिंग ये है कि हमने बहुत सारे ऐसे एनिमल्स थे जिसको हम डाये एनिमल्स बोल सकते हैं। डाये एनिमल्स मतलब जो हमें हैरान नहीं करे, जो हमें खाए नहीं, जो हमें नुकसान ना पहुंचाए, ऐसे डाये, आपके जैसे एकदम डाये,
है ना। तो ऐसे काफी सारे एनिमल्स की स्पीसीज थी जिसको हमने हमारे साथ रखा, राइट, जिसका कल्चर करना हमने शुरू किया, लाइक काउज, like buffaloes, like goat, like dogs and cats, like camel, like donkeys, like so many birds, etc. लेकिन वो यूज के हिसाब से होता था, एज आई सेड अर्लियर कि वो यूज के हिसाब से था क्लासिफिकेशन। वो यूजफुल थे इसलिए हमने उसको, वो भी हार्मफुल नहीं थे इसलिए। शेर को किसी ने नहीं पाला था, लायन कुड नॉट बी एबल टू बी कल्चर्ड देयर, अभी भी नहीं कर रहा है कोई, है ना, वी कैन नॉट डू इट। तो वो यूज के हिसाब से था वो क्लासिफिकेशन अर्ली। लेकिन उसके बाद ये दो चीज एसोसिएटेड थी इवोल्यूशन। तो एक था एनिमल हस्बेंड्री और दूसरा था एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का मतलब क्या है, कोई प्लांट स्पीसीज को आप अपने हिसाब से अपनी आजू बाजू के लैंड में ग्रो करो, कल्चर करो, तो उसको हम बोलते हैं एग्रीकल्चर, राइट। तो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस एंड एनिमल हस्बेंड्री, ये दोनों इंटीग्रेटेड पार्ट है हमारे ह्यूमन इवोल्यूशन के। अगर ये दोनों हमारे साथ नहीं होते, हम ह्यूमन यहां पे नहीं होते। डू रिमेंबर दिस, क्लासिफिकेशन में ये दोनों ह्यूमन इवोल्यूशन के इंटीग्रेटेड पार्ट है। लेकिन वहां पे प्लांट स्पीसीज को एंड एनिमल स्पीसीज को हम यूज के अकॉर्डिंग क्लासिफाई करते थे, तब की बात है। लेकिन साइंटिफिक अप्रोच जो आया, साइंटिफिक अप्रोच, वो एरिस्टोटल ने सबसे पहले स्टार्ट किया। उसमें साइंस घुसेड़ा किसने, एरिस्टोटल ने, राइट। ही क्लासिफाइड प्लांट, प्लांट का क्लासिफिकेशन किया। देखो, ट्री के अंदर, श्रब के अंदर, हर्ब्स के अंदर, प्लांट को उसने थ्री ग्रुप में डिवाइड किया। उसने प्लांट्स में 3 ग्रुप बनाए अकॉर्डिंग टू देयर साइज। सबसे छोटे होते उसको उसने बोला हर्बेशियस प्लांट यानी हर्ब। उससे बड़े थे इंटरमीडिएटरी साइज के, उसको उसने बोला श्रब्स। स्टैंडर्ड 5, अगेन स्टैंडर्ड 5 में आता है ये सब। एंड जो लार्ज होते हैं, राइट, तो उसको हम बोलेंगे ट्री। तो लार्ज साइज्ड प्लांट ट्री, मीडियम साइज श्रब्स एंड स्मॉल साइज हर्ब्स। तो ये टाइप का क्लासिफिकेशन सबसे पहले एरिस्टोटल ने सबसे पहले एक्सप्लेन किया था इस। नाउ ही ऑल्सो हैव क्लासिफाइड एनिमल्स। एनिमल को भी उसने सेम वे क्लासिफाई करने के लिए लिया। तो उसने क्या किया, एनिमल्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया, 2 ग्रुप बनाए एनिमल्स के। अगर एनिमल को तोड़ो, काटो, उसमें से या तो ब्लड निकलेगा या तो ब्लड नहीं निकलेगा। अगर ब्लड निकला तो वो रेड कलर का होगा, उसको उसने बोला रेड ब्लडेड एनिमल्स। और जो एनिमल्स में रेड ब्लड नहीं निकलेगा उसको उसने बोला था नो रेड ब्लडेड एनिमल। तो एनिमल का उसने 2 पार्ट में डिवीजन किया था, विथ रेड ब्लड और विदाउट रेड ब्लड। रेडी, ओके। रेड ब्लड वाले एनिमल्स कौन से टाइप के उसने देखे थे, एक मेमल्स, दूसरा लिजार्ड, तीसरा बर्ड्स, चौथा फिश जिसको आप काटो तो ब्लड निकले। ऐसे ये 4 एनिमल्स के टाइप उसने ऑब्जर्व किए थे उस टाइम पे। रेड ब्लड नहीं है, ऐसे 2 फर्दर ग्रुप बनाए। या तो उसकी बॉडी एकदम सॉलिड है, हार्ड बॉडीड है, और या तो वो सॉफ्ट बॉडीड एनिमल है। ऐसे 2 फर्दर ग्रुप बनाए जिसके अंदर से रेड ब्लड नहीं निकलता है। ऐसे एनिमल को उसने फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया, विथ हार्ड बॉडीज एंड विथ सॉफ्ट बॉडीज। हार्ड बॉडी आपको सबको पता है इंसेक्ट्स की होती है। इंसेक्ट की बॉडी के फरते एकदम मस्त हार्ड, एक लेयर होता है। वो लेयर किस चीज का होता है, कौन बोलेगा? यस, पालनपुर सूरत। एला बो उतावड़ा था उसको, एला पालनपुर सूरत ने कीधु तो कोण कोण महीनू बोलवा।
इट इज ओके, इट इज ओके। फर्क से बोले हो तो खिजाते नहीं है। यस, सर काइटिन, राइट। ओके, सो इंसेक्ट्स जिसकी बॉडी के फरते ये काइटिन का हार्ड कवर एक्सोस्केलेटल होता है, दैट्स व्हाट वी हैव स्टडीड। ओके, सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स होते हैं काफी सारे। ओके, उसका भी दो उसने फर्दर डिवीजन किया। या तो उसके पास उसके अराउंड देम दे हैव शेल। शेल मतलब वो शंख नहीं होता है जिसको हम बजाते हैं, शेल। विथ शेल और विदाउट शेल, शेल और नो शेल। शेल वाले हैं शेल फिश एंड विदाउट शेल है जेली फिश, राइट। तो आप इतना ज्यादा क्लासिफिकेशन में भी आपकी बुक के अंदर नहीं है, अंडरस्टूड, बट यू विल गेट दिस प्रिंटेड। आपको इसकी प्रिंट मिल जाएगी लेटर ऑन, रेडी। तो ये टाइप का थोड़े से साइंटिफिक अप्रोच वाला क्लासिफिकेशन फॉर द फर्स्ट टाइम एरिस्टोटल ने प्रेजेंट किया था इन द प्री हिस्टोरिक टाइम। ओके, नाउ कम्स टू किंगडम क्लासिफिकेशन। ये दो ग्रुप बनाए, ये एरिस्टोटल ने सिर्फ ग्रुप बनाए, एक ग्रुप प्लांट्स का और एक ग्रुप एनिमल का। अब उस ग्रुप को नाम दिया किंगडम। तो पहले दो ग्रुप थे, अभी दो किंगडम हो गए। तो यहां पे विच सेंटर, यस अहमदाबाद, बोलिए। मुझे आवाज नहीं आ रही है। इंसेक्ट के मतलब ब्लड का कलर रेड होता है तो नॉन रेड में कैसे आता है? ओके, इंसेक्ट के अंदर रेड ब्लड नहीं होता है, फर्स्ट थिंग। इंसेक्ट के अंदर रेड ब्लड नहीं होता है। हाँ, इंसेक्ट के अंदर जो सर्कुलेशन होता है, वो सर्कुलेशन के मीडियम का नाम आपको शायद, अगर चैप्टर नंबर 4 चला है, खत्म हो गया है, शायद खत्म हो गया है सबके अंदर, तो उसका नाम है हीमोलिम्फ। किसको याद है, एंड्रेस करो, हीमोलिम्फ नाम का वर्ड किसको याद है? हीमोलिम्फ, ओके, बड़ोड़ा भाईली सेंटर। तो हीमोलिम्फ होता है उसके अंदर, ब्लड नहीं बोलते हैं उसको, हीमोलिम्फ बोलते हैं। ओके, हीमोलिम्फ का यूजुअली उसके अंदर हीमोग्लोबिन नहीं होता है, हीमोसाइनिन होता है। आई रिपीट, यूजुअली उसके अंदर हीमोग्लोबिन नहीं होता है, उसका जो पिगमेंट है वो कॉपर कंटेनिंग है, कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट है, हीमोसाइनिन बोलेंगे हम। अगर साइनिन वर्ड है तो मैंने आपको बोला था वो ब्लू कलर्ड होगा, तो उसका जो ब्लड का कलर होता है वो ब्लू कलर होता है। हीमोलिम्फ का उसका जो कलर होता है वो ब्लू कलर का होता है, तो ये रेड ब्लडेड नहीं होता है। रेडी, अहमदाबाद सेंटर, आई होप योर डाउट इज क्लियर। ओके, फाइन। तो जिसको हमने दो ग्रुप बोला था, वो ग्रुप के लिए वर्ड इंट्रोड्यूस किया गया, एंड वो वर्ड जो इंट्रोड्यूस किया गया उसको मैं बोलता हूं किंगडम वर्ड। तो दो ग्रुप की जगह पे यहां पे हो गया दो किंगडम। तो पहली बार क्लासिफिकेशन में एक टेक्निकल वर्ड इंट्रोड्यूस हुआ। तो ऑर्गेनिजम्स आर नाउ क्लासिफाइड इनटू टू किंगडम। एक को मैं बोलता हूं किंगडम प्लांट और एक को मैं बोलता हूं किंगडम एनिमल। प्लांटेई एंड एनिमलिया लैटिन वर्ड है दोनों, तो लैटिन वर्ड में प्लांट को प्लांटेई बोलते हैं, राइट, एनिमल्स को एनिमलिया बोलते हैं। तो ये दो लैटिन वर्ड है, किंगडम प्लांटेई एंड किंगडम एनिमलिया।
तो फर्स्ट टाइम दैट टू किंगडम क्लासिफिकेशन हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय Linnaeus in 1758, राइट? 300 साल, पौने 300 साल हो गए जब ये पहली बार वर्ड इंट्रोड्यूस हुआ, किंगडम. दिस सिस्टम क्लासिफाइंग ऑर्गेनिज्म इनटू टू किंगडम. किंगडम नंबर 1 प्लांट, किंगडम नंबर 2 एनिमल्स. ओके, नाउ टू किंगडम क्लासिफिकेशन जो है उसके ड्रॉबैक्स की बात करें. ड्रॉबैक्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू नीट एग्जामिनेशन. आपको ये नीट की एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू है. इसमें से मे बी पॉसिबिलिटी कि क्वेश्चंस जनरेट हो सकता है. ओके, फाइन. सबसे पहली बात, यहां पे अगर मैं बात करूं प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, ये दोनों वर्ड वेरी फेमिलियर वर्ड है हमारे लिए. प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट. प्रोकैरियोट का मतलब है ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे सेल यूनिसेल्यूलर है और जिसके अंदर वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस नहीं है, राइट? न्यूक्लियस अगर अनडेवलप्ड है या तो डेवलप्ड है, उसके हिसाब से दो ग्रुप है, सेल के दो टाइप है. जिसमें अनडेवलप्ड न्यूक्लियस है उसको मैं बोलूंगा प्रो कैरियोट. या प्रोकैरियोटिक सेल. कैरियोटा वर्ड बिलोंग्स टू न्यूक्लियस. रेडी? कैरियोटा वर्ड बिलोंग्स टू न्यूक्लियस. प्रो मीन्स पुराना, पुराना विच इज अनडेवलप्ड. रेडी? ओके, नाउ जिसके पास डेवलप्ड न्यूक्लियस है, वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस है, जिसके ऊपर न्यूक्लियर एनवेलप है, अंदर जेनेटिक मटेरियल है, न्यूक्लियोलस है, एटसेट्रा. चैप्टर नंबर 8 में आपने पढ़ा है न्यूक्लियस के बारे में. जो न्यूक्लियस वहां पे दिया गया है लास्ट पॉइंट में, वो वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है. प्रोकैरियोटिक सेल बोलेंगे, सॉरी यूकैरियोटिक सेल बोलेंगे. यू मतलब न्यू, न्यू मतलब वेल डेवलप्ड, प्रो मतलब पुराना, ओल्ड वन विच इज लेस डेवलप्ड. तो लेस डेवलप्ड, वेल डेवलप्ड, प्रोकैरियोट, यूकैरियोट. So there are two types of cell, two categories of the cell. Either cell may be eukaryote or cell may be prokaryote. Prokaryote cell के एग्जाम्पल यहां पे दिए गए हैं बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया. बैक्टीरिया ऐसे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है जो फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं, राइट? एंड साइनोबैक्टीरिया ऐसे प्रोकैरियोटिक सेल है जो फोटोसिंथेसिस करते हैं. तो ये अपना खाना खुद बनाएंगे लाइक प्लांट, और ये बाहर से लेंगे लाइक एनिमल्स. यहां पे ऑटोफेगी है, यहां पे हिट्रोफेगी है. ये ऑटोट्रॉफ्स है, ये हिट्रोट्रॉफ्स है. तो बैक्टीरिया आर हिट्रोट्रॉफ्स एंड साइनोबैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफ्स, राइट? सो ये दो टाइप के प्रोकैरियोट. एंड यूकैरियोट्स लाइक फंजाई, मॉस, फर्न, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म. ये डिफरेंट कैटेगरीज है प्लांट्स की, राइट? एंड फंगस, फंगस अलग कैटेगरी है. ये मॉस, फर्न, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटेगरीज ऑफ प्लांट्स है जिसके बारे में
आपको चैप्टर नंबर 3 में शायद पढ़ाया गया हो सकता। रेडी? तो अगर प्लांट क्लासिफिकेशन की मैं बात करूं तो सबसे पहला उसका ग्रुप जो है वो थैलोफाइट है, दैट इज algae। थैलोफाइट ग्रुप है जो algae जिसको हम बोलते हैं। सेकंड ग्रुप जो है वो ब्रायोफाइट है। थर्ड ग्रुप है वो टेरिडोफाइट है। फोर्थ ग्रुप है वो जिम्नोस्पर्म है, एंड देन कम्स द एंजियोस्पर्म। ये 4 बड़े ग्रुप है प्लांट्स के, इंक्लूडिंग algae विच इज फिफ्थ। तो algae इज वेरी लेसली डेवलप्ड प्लांट। उसके बाद ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सब के एक एक एग्जांपल यहाँ पे। तो मोस इज ब्रायोफाइट, फर्न इज टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये 4 कैटेगरी के प्लांट है। और फंगस, देखिए ये बैक्टीरिया है, ये प्लांट्स है, वो भी लेसली डेवलप से हाईली डेवलप प्लांट तक सभी को एक ही कैटेगरी में उसने डाल के रखा। ये 2 किंगडम क्लासिफिकेशन है, सबको उसमें सिमिलर ग्रुप में रखा है, राइट? तो वो सब कौन सी कैटेगरी में है? प्लांट कैटेगरी में। प्रोकैरियोटिक को भी प्लांट कैटेगरी में डाला है, फंगस को भी प्लांट कैटेगरी में डाला है जो प्लांट नहीं है, राइट? तो यहां पे उसका एक फॉल्ट है, फॉल्ट दैट इज ड्रॉबैक। ये पहला ड्रॉबैक है उसका कि प्लांट के अंदर उसने किस किस को रखा है? प्रोकैरियोटिक सेल लाइक बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया व्हिच इज नॉट पार्ट ऑफ प्लांट। कुछ यूकैरियोटिक सेल भी है, फंगस, मॉस, राइट? तो ऐसे देखिए, ये मॉस है वो प्लांट है, उसमें कोई प्रॉब्लम, लेकिन फंगस इज नॉट ए प्लांट, तो उसको भी उसने प्लांट के कैटेगरी में ही डाला है। तो ये सबसे पहला ड्रॉबैक है 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो इन सबको उसने एक ही कैटेगरी में क्यों डाला है? अब क्वेश्चन इज व्हाई दे हैव बीन पुट इनटू द सेम कैटेगरी। देखिए, बैक्टीरिया की जो बाउंड्री है उसके ऊपर सेल वॉल होती है, राइट? बैक्टीरिया की जो सेल है उसके ऊपर सेल वॉल होती है। थम्स अप, ऑलराइट। साइनोबैक्टीरिया, बैक्टीरिया तो उसके पीस, उसके जो है उसकी बॉडी के आजू बाजू भी वो है, ओके। फंजाई, फंगस के ऊपर, फंगस के कोई भी सेल के ऊपर सेल वॉल होती है। नाम किसी को याद है फंगल सेल वॉल का नाम? मोनार्क, सूरत। यस, कैन यू प्लीज रिपीट? यस, सर काइटीन। सो दैट इज अ काइटीन। अभी हमने जो एग्जांपल एक्सोस्केलेटल ऑफ इंसेक्ट्स में सेम काइटीन इज फाउंड टू बी फॉर्मिंग सेल वॉल ऑफ फंगस। फंगस की सेल वॉल काइटीन की ही होती है, राइट? तो यहां पे भी सेल वॉल प्लांट में तो सब में होती है। तो एक कैटेगरी सब में कॉमन उसने देखी, वो है सेल वॉल। जिसको पास सेल वॉल है वो सभी को उसने एक ही ग्रुप में डाल दिया। हालांकि ऐसा होना चाहिए नहीं, बट हुआ है, राइट? तो ये एक पॉइंट है जो ड्रॉबैक है उसका। ओके, ड्रॉबैक नंबर 2, उसने यूनिसेल्यूलर हो या मल्टीसेल्यूलर हो सबको एक ही कैटेगरी में डाला। देखो यहां पे मैंने बैक्टीरिया की बात की, तो बैक्टीरिया या साइनोबैक्टीरिया यूनिसेल्यूलर ही होते हैं। कोई भी प्रोकैरियोटिक सेल कभी भी मल्टीसेल्यूलर नहीं होगा, डू रिमेंबर दिस। कोई भी प्रोकैरियोटिक सेल कभी भी मल्टीसेल्यूलर नहीं होता है। तो प्रोकैरियोटिक यूनिसेल्यूलर है और यूकैरियोटिक ये सभी मल्टीसेल्यूलर है, उनको सबको एक ही ग्रुप में डाल दिया। तो यूनिसेल्यूलर एंड मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म इनटू द सेम ग्रुप, जो नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो दोनों अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक फीचर वाले ही होते हैं। जैसे हम इन सबको यानी कि यूकैरियोट और प्रोकैरियोटिक को एक ग्रुप में नहीं रख सकते, वैसे ही हम यूनिसेल्यूलर और मल्टीसेल्यूलर को एक ग्रुप में नहीं रख सकते। एग्जांपल दिया गया है यहाँ पे, यूनिसेल्यूलर और मल्टीसेल्यूलर दोनों को एक ही ग्रुप में रखने वाला क्लेमिडोमोनास एंड स्पाइरोगाइरा, राइट? दोनों को उसने algae की कैटेगरी में डाल दिया। क्लेमिडोमोनास यूनिसेल्यूलर है, स्पाइरोगाइरा मल्टीसेल्यूलर है।
दोनों फोटोसिंथेटिक है उसका मतलब ये नहीं दोनों प्लांट सेम कैटेगरी के हैं, वो दोनों अलग अलग कैटेगरी के हैं। एक यूनिसेल्यूलर है, एक मल्टीसेल्यूलर है, सिंपल। तो उन दोनों को आप एक ग्रुप में नहीं रख सकते हो। ओके, थर्ड ड्रॉबैक, दे डिड नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन heterotrophic nutrition and autotrophic nutrition। अब ये पॉइंट कहां से निकल कर आया, यहां से निकल आया। देखिए, ये एक ग्रुप में हमने डाला है इतने सारों को, जिसमें एक है फंजाई, ये है फंजाई, और ये सब है बाकी के प्लांट। तो सबसे पहला जो फंगस था, फंगस की कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऐसी है कि वो सेप्रोफेगस है, सेप्रोफेगस, राइट। वो डीकंपोजर्स कैटेगरी में आते हैं। डीकंपोजर जो डेड एंड डीकेइंग सब्सटेंसेस का डीकंपोजिशन करते हैं। डू रिमेंबर दिस, फंगस आर डीकंपोजर, जो डेड रिमेनिंग के ऊपर रहेंगे, जो डीकंपोजिशन का काम करेंगे। तो वो हिट्रोट्रोफिक है, उसका न्यूट्रिशन, वो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं। डू रिमेंबर दिस, फंगस आर नॉट फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। फंगस कभी भी फोटोसिंथेसिस नहीं करता, बट फिर भी उसने उसको प्लांट के कैटेगरी में डाला है। प्लांट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर सबसे पहला यही है कि वो फोटोसिंथेसिस करता है। लेकिन यहां पे टू किंगडम क्लासिफिकेशन में प्लांट कैटेगरी में उसने फंगस को भी डाला है, जो फोटोसिंथेसिस नहीं करता है और वो ऑटोफेगस नहीं है, वो हिट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन शो करता है, राइट। सो ये भी एक ड्रॉबैक यहां पे निकल कर आ गया है। तो फंगस हैव काइटिनियस सेल वॉल व्हाइल द ग्रीन प्लांट हैव सेल्यूलोजिक सेल वॉल। तो वो दोनों को एक ही सेल वॉल के बेसिस के ऊपर आप सेम ग्रुप में नहीं डाल सकते हो, क्योंकि उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन अलग है। फंगस हैव हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन मोड एंड प्लांट्स आर ऑटोट्रोफिक विद देयर न्यूट्रिशन मोड। तो उसको आप एक ही कैटेगरी में नहीं डाल सकते। फाइनली, latest, more scientific and more approachable mode of classification, जिसको हम आज से बोलेंगे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, राइट। आई रिपीट, हम जिस क्लासिफिकेशन मेथड को अभी स्टडी कर रहे हैं, यस, बेटा आपकी आवाज क्लियरली मेरे तक नहीं पहुंच रही। फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक नहीं आएगा ड्रॉबैक्स में? हाँ, डेफिनेटली आएगा ना, यही तो देखिए यहाँ पे जो लिखा है ये, तो यहाँ पे मैंने आपको दिया है कि ये एक नॉन फोटोसिंथेटिक कैटेगरी थी, ये कैटेगरी थी फोटोसिंथेटिक कैटेगरी। तब मैंने बोला था कि ये दोनों सेम कैटेगरी में कभी नहीं आ सकते, राइट, नहीं ही आ सकते। तो अगर मैं ये बोलूं हेटेरोट्रोफिक, तो ये इसका मतलब ये होता है नॉन फोटोसिंथेटिक। एंड यहां पे लिखा है ऑटोट्रोफिक, उसका मतलब है जो फोटोसिंथेसिस करते हैं वो। तो ये जो कैटेगरी का डिफरेंस है वो सेम टू सेम जो है यहां पे है कि ये दोनों, ये हेटेरोट्रोफिक है, ये ऑटोट्रोफिक है, ये फंगस हेटेरोट्रोफिक है और प्लांट ऑटोट्रोफिक है। तो फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक को यहां पे हेटेरोट्रोफिक एंड ऑटोट्रोफिक का नाम दिया है। प्रोसेस सेम है, आई मीन उसका मीनिंग सेम टू सेम है, जो आप चाहते हो। आई होप यू आर क्लियर। गुड। ओके, सो आई वॉज टॉकिंग अबाउट 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जहां पे हमने पूरे ऑर्गेनिज्म, हमारी सराउंडिंग के ऑर्गेनिज्म जितने भी है डिफरेंट कैटेगरीज के, उसको हमने 5 बड़े बड़े ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है।
5 किंगडम बना दिए उसके, राइट। पहले 2 ही थे, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, बाद में उसका इवोल्यूशन हुआ, उसमें चेंज हुए, फर्दर चेंज, चैप्टर नंबर 3 में उसको दिया गया है लार्ज में, राइट। पहला था आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, उसके बाद आया नेचुरल क्लासिफिकेशन के सिस्टम, ये सब आपको चैप्टर नंबर 3 में दिए गए हैं, राइट। तो उसमें जो नेचुरल क्लासिफिकेशन की सिस्टम है, नेचुरल क्लासिफिकेशन की सिस्टम, उसका एक एग्जांपल है ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो यहां पे हमने क्लासिफिकेशन को 5 किंगडम्स के अंदर डिवाइड किया है, राइट। 5 किंगडम बनाए हमने। किंगडम नंबर 1 को मैंने बोला है मोनेरा, किंगडम नंबर 2 को मैंने बोला है प्रोटिस्टा, थर्ड किंगडम इज फंजाई, फोर्थ किंगडम इज प्लांट्स एंड फिफ्थ किंगडम इज एनिमल्स। ये 5 किंगडम बनाए। ओके, ये सिस्टम जिसने प्रेजेंट की, ये भैया सर, सॉरी नॉट भैया, ये सर, वो सर का नाम है प्रपोज्ड बाय R.H. विटेकर, और प्रपोज का जो ईयर है 1969, राइट। तब उसने ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को एक्सप्लेन किया। फर्स्ट ग्रुप उसका नाम दिया मोनेरा, सेकंड इज प्रोटिस्टा, थर्ड इज फंगस, फोर्थ इज प्लांट एंड फिफ्थ इज एनिमल्स। ये 5 किंगडम को उसने एक्सप्लेन किया बाय कंसीडरिंग, पॉइंट टू बी नोटेड, कौन से साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू को उसने कंसीडर किया है क्लासिफिकेशन के लिए। तो सबसे पहला जो पॉइंट है उसने कंसीडर किया वो है सेल स्ट्रक्चर, राइट। आइदर इट इज प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। सबसे पहले वहां से उसने स्टार्ट किया, सेल के टाइप से, राइट। तो सेल स्ट्रक्चर उसका प्रोकैरियोटिक है। अगर प्रोकैरियोटिक है तो सबसे पहली कैटेगरी बन गई मोनेरा। ऑल प्रोकैरियोटिक्स आर पार्ट ऑफ मोनेरा किंगडम, राइट। ओके, दूसरा उसने जो कंसिडर किया पार्ट वो है थैलस का ऑर्गेनाइजेशन। थैलस का मतलब होता है बॉडी स्ट्रक्चर का टाइप, राइट। कौन से टाइप की बॉडी है उसकी, थैलस टाइप, उसके हिसाब से उसकी कैटेगरीज को डिफाइन कर दिया। थर्ड कैरेक्टर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वो ऑटोट्रोफिक है मतलब फोटोसिंथेटिक है कि हेटेरोट्रोफिक है, नॉन फोटोसिंथेटिक है, वो थर्ड पॉइंट ऑफ व्यू देखा उसने क्लासिफिकेशन। फोर्थ, किस टाइप का रिप्रोडक्शन करते हैं वो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करते हैं या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। 3 टाइप के रिप्रोडक्शन को उसने कंसीडर किया है, राइट। देन एट लास्ट जिसके ऊपर से उसको नेचुरल क्लासिफिकेशन बोला जाता है वो है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। मींस अगर एक कैटेगरी है, कोई एक ग्रुप है प्लांट का या एनिमल का, अगर दूसरा ग्रुप है वो तभी उसकी नियर बाय टेरिटरी में आएगा जब उस दोनों की कैरेक्टरिस्टिक फीचर सेम होगी, राइट। तो सेम फीचर्स वाले एक ग्रुप को सेम फीचर वाले दूसरे ग्रुप के साथ रखा जाएगा, राइट। तो उसके ऊपर एक ग्रुप बनेगा, उसके ऊपर एक ग्रुप बनेगा, ऐसे करके ये पूरा जो हिरार्की है वो बनेगा, जिससे हमें पता चल सकता है कि कौन से टाइप के एनिमल या तो कौन से टाइप के प्लांट में से उसके डिसेंडेंट यानी कि उसके बाद में इवॉल्व होने वाले या तो प्लांट या तो एनिमल हो सकते हैं। तो एक स्पीसीज का दूसरे स्पीसीज के साथ क्या इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है। आई रिपीट, कोई एक स्पीसीज का ह्यूमन, कोई दूसरी स्पीसीज चिंपैंजी, उसके साथ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या है,
वो जब कंसीडर होता है उसको बोलते हैं फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, तो उसको भी कंसीडर किया गया है यहाँ। तो ये मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है जिसको हमने कंसीडर किया है टू डिवाइड देम इनटू 5 डिफरेंट किंगडम्स, राइट। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू से हम आगे बात नेक्स्ट लेक्चर से करेंगे। अभी समय शुरू होने से पहले खत्म भी हो गया है, आज का टाइम हमारा 4 बज गए, सो वी हैव टू फिनिश दिस लेक्चर। Sir, यस, बड़वा सेंटर। please explain Thales organization in short. Thales जरा- organization in short. थैलस Organization in short. इन शॉर्ट, थैलस मींस बॉडी टाइप। बॉडी टाइप, रेडी? आपकी बॉडी कैसी है, कैसे कितने पार्ट में डिवाइड है, कौन से टाइप की है, उसको बोलते हैं थैलस ऑर्गेनाइजेशन। थैलस आएगा, आगे आएगा जब क्लासिफिकेशन में हम जाएंगे, राइट। अगर आपने चैप्टर नंबर 3 में आल्गे के बारे में पढ़ा है, आल्गे हैज थैलस बॉडी, आल्गे की बॉडी को हम थैलस बोलते हैं। तो अगर कोई सरफेस है, सरफेस के ऊपर ये स्प्रेड हुई है, तो ऐसी बॉडी टाइप को हम थैलस बोलते हैं, राइट। अब ब्रायोफाइट में क्या हुआ, ब्रायोफाइट में थैलस जो है अपराइट हुआ थैलस, याद आ गया। तो उसको बोलते हैं हम थैलस का कंपार्टमेंटलाइजेशन। थैलस चेंज हुआ, बॉडी स्ट्रक्चर पहले क्या था, फ्लैट था एंड सरफेस के ऊपर ऐसा स्प्रेड था, बाद में ऐसे अपराइट हुआ। तो वो बॉडी के डिफरेंट थैलस के डिफरेंट टाइप्स है। यस सर, सॉरी, नोट्स ये जो आप हाँ, नोट्स, ओके, आई विल गेट इट डन बाय, sorry, as soon as possible, by today or tomorrow, as soon as possible you get your note, right? All right, I am leaving, ending the session today, and see you in the next lecture.